हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। सो जैसा कि आप सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था कि हम फिज़िक्स का लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लें, तो लेकर आए हैं हम लाइट चैप्टर। तुमने इसके 2 पार्ट पहले से ही कर लिए थे, तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 3। आपका टॉपिक स्टार्ट होता है व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस। जब लाइट सरफेस पे हिट करती है तो 3 चीज़ हो सकती है। बहुत जल्दी जल्दी क्विकली इसको समझते जाओ। या तो क्या होगा, लाइट आई और चली गई, मतलब आई और कल्टी मार गई, मतलब रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी वो। सेकंड क्या हो सकता है, या तो वो लाइट आई और उसमें से आते ही वो बाहर निकल गई, ठीक है, वो क्या होगी, ट्रांसमिटेड, मतलब वो रुक नहीं रही है, हेलो हाय टाटा बाय, ठीक है, वो उसमें से स्ट्राइक होते ही उस मटेरियल को पार करते हुए बाहर, जैसे कि गोली मारो और गोली बाहर निकल जाती है बॉडी से। अच्छा, थर्ड क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड रे। एब्जॉर्ब्ड रे क्या होती है कि वो स्ट्राइक करते ही उस मटेरियल के अंदर ही रह जाती है, अंदर ही समा जाती है, मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो 3 चीज़ें हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है और एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब देखो ये क्या होता है, अब किस ऑब्जेक्ट्स में होता है। सो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। ये तुम सारे छोटे छोटे बच्चे खड़े हो, याद करो तुम्हें टीचर ने समझाया था कैसे होती है ये चीज़ें। तुम्हें यहाँ पे 3 बच्चे दिख रहे हैं, तीनों के फेस उन्होंने खुद ने कवर कर रखे हैं। पहले का फेस तुम्हें पूरा दिखाई दे रहा है, दूसरे का फेस तुम्हें हल्का हल्का दिखाई दे रहा है और तीसरे का बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो ये तीनों चीज़ें हैं क्या जो उसके हाथों, उन लोगों ने अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं। तो ये हैं, इन तीनों को ध्यान से देखो। जब लाइट पूरी तरह से पास हो जाएगी वो ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब जो पहले वाला लड़का खड़ा है उसने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पकड़ी हुई है। दूसरा क्या है, थोड़ी थोड़ी लाइट पास हो रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला सा हमें दिखाई दे रहा है, तो वो जो बीच में जो लड़की खड़ी है उसने ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट पकड़ी है। और तीसरा क्या है, ओपेक, जिसमें से लाइट पास हो ही नहीं सकती। तो ये जो तीसरे वाला लड़का खड़ा है इसने क्या पकड़ा हुआ है, ओपेक ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझिए। एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे, नीचे 3 पिक्चर्स दिखा रखी हैं। ओपेक में आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा, ट्रांसल्यूसेंट में हल्का हल्का दिखाई देगा और ट्रांसपेरेंट में कंप्लीटली हमें अच्छे से दिखाई देगा। ये 3 पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी, ध्यान से देख लेना, ठीक है। आगे देखो, तुम्हें यहाँ पे एप्पल के अंदर लाइट पास करती हुई दिखाई दे रही है। क्या एप्पल से वो लाइट कंप्लीटली पास हो रही है? नहीं हो रही, इसका मतलब ओपेक है। ऐसे ही साइड पे वो जो ये लड़का खड़ा है, डरावना सा फेस बना रहा है तुम्हारी तरह, तुम्हारे अंदर से लाइट पास हो सकती है? तुम आत्मा तो नहीं हो ना। तो ये हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। यहाँ आपको एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट दिख रही होगी, ये आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दिख रही है, और ये भी क्या है, एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। सो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया, जस्ट इनको एग्जाम्पल से अच्छे से समझने की कोशिश करना। आगे देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आपका टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है, सबसे मेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तुमने अभी तक रिफ्लेक्शन तो पढ़ा था, लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट अंदर जा ही नहीं रही है, लाइट बाहर बाहर से ही ऊपर की तरफ वापस निकल जाती थी। लेकिन अब जो तुम मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसमें लाइट अंदर जा सकती है। तो जब लाइट अंदर जाएगी तो रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पे क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है बच्चे, याद रखना। रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, बेंड हो जाती है, वो क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, एक ग्लास स्लैब ली। अब तुम्हें ग्लास स्लैब पता है कौन सी ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब लाइट उसमें से जाएगी, पूरी तरह से बाहर भी आ जाएगी। तो अब जो लाइट तुमने उसके अंदर स्ट्राइक करवाई, वो लाइट एयर में से ट्रैवल करती हुई ग्लास के अंदर जा रही है। इसका मतलब उसका मीडियम बदला, तो मीडियम बदलेगा तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, बदलेगी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए। अलग अलग मीडियम है तो लाइट की जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग। जिसको छोटे से एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। तुम लोगों को 4 जगह पे अगर चलना पड़ जाए, जैसे कि डेजर्ट, फील्ड, ग्राउंड और वाटर, क्या तुम यहाँ पे हर तरीके में, इन चारों में क्या तुम एक ही तरीके से चल सकोगे? नहीं, तुम्हें डेजर्ट में चलने में मुश्किल होगी, ठीक है,
और ऐसे ही तुम्हें वाटर भी स्लिपरी लगेगा, ग्राउंड में तुम इजीली चल सकते हो, फील्ड में भी तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब तुम्हारी हर जगह के हिसाब से स्पीड बदल रही है। ऐसे ही लाइट होती है जो, उसकी भी स्पीड क्या होती है, अलग अलग मीडियम में बदल जाती है। सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन टू मीडिया। ठीक है, दोनों मीडियम्स में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए वहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है। तो तुम अब याद रखोगे वो चीज़ क्या है कि वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। बहुत बार तुम्हें मैंने पहले भी बताया है और ये आइंस्टाइन भी तुम्हें बता रहा है कि ये याद रखना, भूल गए तो देख लेना, तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये याद रखना कि एयर के अंदर वैक्यूम से बिल्कुल हल्की सी कम होती है स्पीड। ठीक है, तो मतलब जब तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो एयर और वैक्यूम की आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ही लेनी है। अच्छा, और थर्ड पॉइंट इसका ध्यान से देखो, लाइट ट्रैवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। हमने ये पढ़ लिया कि जब अलग अलग मीडियम होंगे तो अलग अलग स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। इट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाइट है वो स्पीड सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, वैक्यूम के टाइम पे। ठीक है, तो ये तुम्हें तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे तुमने रिफ्लेक्शन की लॉज की थी, ऐसे ही रिफ्रैक्शन की है, जो कि बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनो। पहली लॉ रिफ्लेक्शन जैसी ही है। इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि जब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, जब बनती हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट टू बनती हैं, हमें पता ही है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों के तीनों किस में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे तुमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था, सेम उसी तरह से आपको रिफ्रैक्शन के अंदर याद रखना है। आपको मीडियम 1 दिखा रखा है, मीडियम 2 दिखा रखा है, ये एन से आपको नॉर्मल दिखा रखा है। आई और आर दो एंगल्स बन रहे हैं, आई का मतलब है इंसिडेंट और आर का मतलब है रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट लॉ जो कि बहुत आसान है समझना अगर ध्यान से सुनोगे तो, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहती है बेटा कि जैसे तुमने अभी पढ़ा कि आई जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने इसके अंदर क्या लिया, θ1। तुम चाहो तो आई को आई भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही जो नीचे जाते हुए लाइट रिफ्रैक्शन दिखा रही है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे बन रही है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है उसको मैंने θ2 ले लिया, तुम आर भी ले सकते हो। अगर मैं इन दोनों को साइन एंगल, इन दोनों का साइन एंगल ले लूँ और डिवाइड कर दूँ तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब तुम एक इमेजिन करके देखो, एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसका कलर है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर की लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, वो θ1 एंगल बना रही है। ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्शन होती तो θr वहाँ पे बना के दिखा दिया इन्होंने कि रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, जो ये रिफ्रैक्टेड रे आ रही है ये कौन सा एंगल बना रही है, θ2 बना रही है। तो अगर मैं साइन θ1 और साइन θ2 लेके दोनों को क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो वो हमेशा क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू। और ये याद रखना कि ये जो इंसिडेंट रे जिस एंगल पे पड़ रही है, अगर मैं इसका एंगल भी बदल दूँ, मैं इसको बहुत दूर से स्ट्राइक करवाऊँ या बहुत पास से स्ट्राइक करवाऊँ, अलग अलग एंगल से स्ट्राइक करवाऊँ, उतने ही एंगल से उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदलता जाएगा और वो हमेशा क्या देगी, एक कांस्टेंट वैल्यू देगी। आगे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तुम्हें यहाँ पे ऊपर वाली पिक्चर में N1 N2 मैंने नहीं बताया, ये N1 N2 क्या है, एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, वो मैं तुम्हें अब बताऊंगी इसका मतलब क्या है। देखो बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग मीडियम में जो लाइट है वो डिफरेंट स्पीड शो करती है, इसी वजह से उसकी डायरेक्शन भी बदलती है। तो इस डायरेक्शन में कितने एक्सटेंट से कितना चेंज आया है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पढ़िए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, कि कितनी लाइट की डायरेक्शन में बदलाव आया है ये देखते हैं हम किसके थ्रू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। हम उसको रिलेट करवा रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसकी वैल्यू में कितना बदलाव आया, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ आपको दो मीडियम्स दिख रहे होंगे, मीडियम 1 ऊपर की तरफ है, मीडियम 2 नीचे की तरफ है। जो मीडियम 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया, ठीक है, कितना, N1, और मीडियम 2 है उसका कितना मान लिया, N2 मान लिया।
जो इंसिडेंट रे है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है θ1, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो नीचे की तरफ रेड वाली लाइट ग्रीन बॉक्स के अंदर आ रही है, वो रिफ्रैक्टेड रे है, वो कितना एंगल बनाएगी, θ2। तो अब देखो, मैं अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूँ, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n या फिर म्यू से डिनोट करते हो। ये जो तुम्हें u जैसी शेप का दिख रहा है, ये क्या होता है, म्यू होता है। तो अब आपको इसको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तुम्हें मैंने बता तो दिया। हाँ, हम इसमें ये चेक करते हैं कि कितना बदलाव है, लेकिन चेक कैसे किया जाता है, तो देखिए कैसे करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे निकाला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम्हें पता है अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी, ठीक है। तो तुम्हें दोनों मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट दी हुई होगी या तो, और तुम्हें सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो स्पीड तुम निकाल रहे हो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम निकाल रहे हो दोनों मीडियम की अलग अलग स्पीड को यूज़ करके, वो कौन सी वाली का किसके विद रिस्पेक्ट हुए, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं लिख रही हूँ n21, ध्यान से देखना, दो फॉर्मूला दिख रहे हैं तुम्हें, n21 और n12। n21 में तो लिखा हुआ है v1/v2 और n12 में लिखा हुआ है v2/v1। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। जब मीडियम 2 को मीडियम 1 के विद रिस्पेक्ट टू निकाला जा रहा है, ठीक है, तो मीडियम 2 नीचे रहेगा और मीडियम 1 ऊपर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 की ऊपर रहेगी और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 की नीचे रहेगी। और ऐसे ही अगर मैं इसका दूसरे तरीके से निकालना चाहूँ, 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना चाहूँ, तो 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर रहेगा। आई होप तुम्हें ये ध्यान रहेगा कैसे ये करना है। इसको करके देखोगे जब तुम्हें इसके न्यूमेरिकल, तुम्हें बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ आने वाली है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें तुम्हें बिल्कुल आसानी से ये ध्यान रखना है कि सी तो तुम्हें हमेशा गिवन ही होगा। रेशो जब तुम्हें निकालनी होगी किसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैक्यूम या फिर एयर में टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, कोई भी गिवन मीडियम हो, ठीक है। जैसे तुमने ऊपर तो क्या लिया, v1/v2 लिया है ना। अब ये v1 जो तुमने इंसिडेंट रे आती हुई ऊपर मीडियम 1 में दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं है हमेशा ये एयर ही हो सकता है कोई और मीडियम से किसी और मीडियम में जा रही है। तो अगर वो एयर है तो तुम उसको क्या लोगे, सी लोगे, समझ गए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, ये आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या, c/v। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको तुमने कितना लेना, जो वैक्यूम की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, जो कि तुम्हें गिवन होगी या तुम्हें मीडियम बता दिया जाएगा या फिर तुम्हें निकालना भी पड़ सकता है। तो जब भी कोई फॉर्मूला जिसमें 3 चीज़ें हों, उसमें हमेशा 2 आपको गिवन होती हैं, तीसरी आपको निकालनी होती है, समझ गए। अच्छा, अब जो तुम्हें मैं बताने जा रही हूँ वो क्या है, अलग अलग तुम्हें मटेरियल्स दिख रहे होंगे, एयर, आइस, वाटर, एल्कोहल, और इन सब के तुम्हें अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिख रहे होंगे, है ना। सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है सबसे ज़्यादा, डायमंड का। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये बहुत ज़रूरी है टॉपिक, अगर इसको ध्यान से समझोगे तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि डेंसर क्या है, रेयरर क्या है। अब देखो, तुम्हें यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, ऊपर सन है, सन की लाइट रेज फॉल कर रही है किस पे, वाटर पे। अब तुम अपने आप समझ गए होगे, एक जो मीडियम है वो तो क्या है, एयर, ऊपर पूरा जो खुला एयर आपको दिख रही है वो एक मीडियम हो गया, और जो नीचे की तरफ जो तुम्हें वाटर दिख रहा है वो क्या होगा, दूसरा मीडियम हो गया। मतलब एयर से वाटर, 2 मीडियम बन गए, एयर और वाटर। अब देखो, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स कंपैरेटिवली स्लोअर देन द अदर मीडियम। अब मैंने ये बोला कंपैरेटिवली स्लोअर, अब तुम्हें पता है सबसे फास्ट वो किस में ट्रैवल करती है, हमें पता ही है किस में, वैक्यूम में ट्रैवल करती है और एयर में ट्रैवल करती है। तो तुम्हें ऊपर एयर दिख रहा है, एयर के अंदर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, एयर से वो वाटर में आ रही है, वाटर में उसकी स्पीड कम होगी। तो जहाँ पे स्पीड कम हो गई, बिल्कुल आसानी से याद रखो इस चीज़ को, जहाँ पे भी लाइट की स्पीड कम हो गई वो कौन सी जगह हो गई, मीडियम कौन सा हो गया, वो डेंसर मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वाटर, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। तुम्हें खुले वातावरण में हवा में अच्छी सी ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन जैसे ही तुमने पानी के अंदर छलांग लगा दी तुम्हारी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, मतलब तुम्हारी भी स्पीड क्या हो गई, सांस लेने की वहाँ पे
कम हो गई, तो जहाँ पे स्पीड कम हो जाए वहाँ क्या होगा, डेंसर मीडियम, और उसका वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा, जहाँ पे स्पीड क्या हो, फास्टर हो दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयरर। वो कौन सा मीडियम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया, एयर। तो अब एयर को कभी भी किसी के साथ कंपेयर किया जाए तो एयर हमेशा रेयरर मीडियम लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। क्लियर हो गई ये चीज़। आगे देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट। अब ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये कैसे याद रखनी है, ज़रूरी तो नहीं है ना जैसे तुमने उस पर आई जो एंगल बना दिया अपनी मर्जी से आर ले लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई लाइट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, इफ़ लाइट मूव्स फ्रॉम अ लेस डेंस मीडियम, मतलब जहाँ पे खुला खुला वो आराम से घूम सकती थी, उसकी स्पीड अच्छी चल रही थी, जैसे कि एयर, एयर से अब वो कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम पे। डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, मतलब वहाँ पे उसकी जो लाइट की स्पीड थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, रेयर से डेंसर में जाते टाइम जो लाइट की स्पीड जब कम हो जाएगी तो उसकी जो बेंडिंग है वो कैसी होगी, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। ठीक है, जो लाइट है जो एंगल आर बना रही है, रिफ्रैक्शन वाला एंगल बना रही है, वो किसकी तरफ झुका हुआ होगा, नॉर्मल की तरफ होगा। और जब उसका उल्टा होगा, मतलब कि जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है, मतलब लेस डेंस से मोर डेंस से लेस डेंस में जा रही है, तब उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको ध्यान से देखो, आई एंगल और आर एंगल लेफ्ट साइड पे देखोगे तो तुम्हें वो डॉटेड लाइन के पास दिख रहा होगा आर, लेकिन जो राइट साइड पे इमेज है वो क्या दिख रही होगी, डॉटेड लाइन से दूर जाती हुई। समझ में आ गई ये चीज़। सो जब भी हम क्या करते हैं, लेस डेंस से मोर डेंस में, मतलब रेयर से डेंस मीडियम में जाते हैं तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, और डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, अपने दिमाग में इसको डाल लेना अच्छे से। क्या है पहला पॉइंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स द इफेक्ट ऑफ मीडियम हैज ऑन लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करके देता है कि किसी मीडियम का लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, समझ गए। अगर वो मीडियम डेंसर है, लाइट की स्पीड वहाँ पे कम हो गई, मतलब उसकी डायरेक्शन बदलेगी। ओके, द ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द ग्रेटर द चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, वो जो तुमने ऊपर N21 N12 निकालोगे, जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, इसका मतलब जो लाइट है उसकी स्पीड और डायरेक्शन में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। क्लियर हो गई ये बात। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या मेजर करके देता है कि किसी भी लाइट के ऊपर मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उतना ज़्यादा स्पीड और डायरेक्शन के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज अ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है या तो वो हमेशा 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक वैल्यू तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही दे रखी होती है, तो वो 1 से छोटी कभी आ ही नहीं सकती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर विल बी द मीडियम। देखो बहुत आसान कर दी इसने ये पॉइंट बताकर तुम्हें। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी चीज़ का, वो मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंसर होगा, घुटा हुआ बंद सा मीडियम होगा। अब देखो तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, डायमंड का 2.42। इसका मतलब कोई लाइट जब डायमंड के अंदर एंटर करती है वो उसी के अंदर गुम होकर रह जाती है। अंदर कितने कट होते हैं डायमंड के अंदर, है ना, वो लाइट उसी के अंदर घूमती रह जाती है। तो कितनी बार मल्टीपल डायरेक्शंस वो बार बार चेंज कर रही है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब वो डेंसर मीडियम है। क्लियर हो गई ये बात। सो ये आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा डेंसर मीडियम। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। कितनी बार बताओगे मैम रिफ्रैक्शन बार बार हो रही है, ग्लास स्लैब में से होता है तो ये होता है, लेकिन अब जो तुम्हें याद करनी है चीज़ वो तुमने पहले नहीं पढ़ी है। इस पिक्चर को, इसको बहुत ध्यान से समझते जाना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर मैं एक ग्लास स्लैब ले लूँ और उसमें हम एक लाइट को स्ट्राइक करवाएं ग्लास स्लैब के ऊपर, तो तुम अब बिल्कुल ध्यान से देखो इस चीज़ को। जो इंसिडेंट रे आ रही है नॉर्मल के विद रिस्पेक्ट टू,
अगर वो कहीं पे भी बेंड ना होती तो वो ये डॉटेड लाइन जो आती जा रही है ये इसी डायरेक्शन में चली जाती ना, ये जो डॉटेड लाइन में आती हुई रुक गई है, अगर ये बेंडिंग ऑफ लाइट वाला पार्ट ही ना होता, होती ही ना बेंडिंग ऑफ लाइट, तो फिर जो इंसिडेंट रे है वो सीधी 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 ही चली जाती है ना। तो ये हम इमेजिनरी मान के चल रहे हैं कि लाइट सीधी 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 ऐसे चली गई अपनी डायरेक्शन में, ये उसका ओरिजिनल वे मान लेते हैं, ओरिजिनल रे जो उसकी आनी चाहिए थी, डायरेक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन ये हुआ नहीं। हुआ क्या? ये हुआ ये कि जो इंसिडेंट रे आई वो रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, उसने अपनी एंगल चेंज कर लिया। अब देखो एयर से वो ग्लास में आ रही है तो रेयरर से वो डेंसर मीडियम में आ रही है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। सो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई, इसका मतलब नॉर्मल की तरफ वो झुक गई और वहाँ पे उसने रिफ्रैक्टेड एंगल बना दिया। अच्छा, अब ये यहीं पे नहीं रुका, अब क्या हुआ, जो लाइट आ रही थी, क्योंकि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो लाइट अंदर से बाहर भी निकलेगी। अब बाहर निकल रही है, इसका मतलब ग्लास से वापस एयर में जा रही है, बंद जगह से जहाँ पे वो घुट रही थी, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था अंदर रहना, वो एयर में खुली हवा लेने बाहर आ गई। अब ध्यान रखना, डेंसर से रेयरर में वापस आ रही है, मतलब बंद जगह से खुली जगह में वापस आ रही है, उसकी स्पीड वापस बढ़ गई। वो अब कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दुनिया से दूर जाने की कोशिश कर रही है। जो नॉर्मल उसको बाउंड करके रख रहा था वो नॉर्मल से भी दूर चली गई। सो अब तुम्हें तीन चीज़ें दिख रही हैं। आई है ना, जो इंसिडेंट रे आई अंदर घुसी, जैसे ही अंदर आई वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई, मतलब रिफ्रैक्टेड रे बनी, और फिर वो बाहर निकल रही है दोबारा से, वो इमर्जेंट रे बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये 3 बार उसके अंदर मल्टीपल उसके अंदर डायरेक्शन बदलती हुई आपको दिखी होगी। अब ये ध्यान से देखो, जो ये इमर्जेंट रे आ रही है वो पहले वाली इंसिडेंट रे के डॉटेड लाइन के पैरेलल आ रही है ना, आ रही है, देखो ध्यान से, ये पैरेलल आती हुई दिखाई दे रही है तुम्हें। अच्छा, जो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन होनी चाहिए थी और जो एक्चुअल में आई है, उन दोनों के बीच जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल का मतलब होता है बिल्कुल सीधा सीधा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब उसके बीच का जो थोड़ा सा डिस्टेंस बचा, उसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो 3 चीज़ें हो रही हैं, इंसिडेंट रे हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे हो रही है और इमर्जेंट रे हो रही है। इंसिडेंट रे आई एंगल बनाएगी, रिफ्रैक्टेड रे आर एंगल बनाएगी और इमर्जेंट रे ई एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाएगी। बस ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है और एंगल ऑफ इमर्जेंस बनता है। अब छोटे से पॉइंट को एक ध्यान रखो, जो नीचे मैंने तुम्हें लिख के बताया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और ग्लास की थिकनेस पे। जितना जो आपको ये ग्लास स्लैब दिख रही है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अगर ये और मोटी होती तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट देखिए, इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट की रिफ्रैक्शन होती है तो उसमें और क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? कभी ये छोटे होते ट्राई किया है? पानी में कॉइन डालो, जो तुम्हारे पास ग्लास होता है घर में, ठीक है, अगर तुम उसमें कॉइन डालोगे, एक्चुअल में वो कॉइन कहाँ होता है? बिल्कुल नीचे सरफेस पे, लेकिन वो हमें अपीयर कहाँ होता है? थोड़ा सा ऊपर अपीयर होता है ना। ये चीज़ तुम करके भी देख सकते हो। ये किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है, लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से, कि एयर से वाटर में वो लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन बदलती हुई हमें दिखाई देती है। सेकेंड, आपको इमेजेस दिख रही होगी, एक लेंस लेके दिखा दिया उसने, ये भी क्या होता है? ग्लास। आप यहाँ पे ये मान सकते हो, ग्लास स्लैब लेके भी कर सकते हो, ठीक है, ग्लास स्लैब को उसके ऊपर रख देना, कोई भी अक्षर होंगे वो बोल्ड दिखाई देंगे हमें, वो भी क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। और ये आपको क्या दिख रहा है नीचे? ये पूल वाली पिक्चर दिख रही है आपको। एक्चुअल में जो पूल की सरफेस होती है, हमें वो पूल ऊपर लगता है, जो स्विमिंग पूल होता है उसका जो बेस है, जो नीचे फर्श होता है, वो हमें अपीयर कैसे होता है कि वो ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत डीप होता है, ठीक है, वो उसने स्टिक से दिखा भी दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, लेमन का जो साइज है वो पानी के अंदर डालते ही बड़ा दिखाई दे रहा है। इधर देखिए फिश वाला, फिश की एक्चुअल पोजीशन कुछ है, पानी की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से वो फिश हमें दूसरी जगह पे अपीयर हो रही है। और ये बहुत पॉपुलर, जो बच्चे करके भी देख सकते हैं,
पानी के ग्लास में पेंसिल डालना, तुम्हें पेंसिल की भी डायरेक्शन बदलती हुई दिखाई देगी, पेंसिल तुम्हें टूटी हुई लगेगी। वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो वाटर के अंदर है पेंसिल, एयर से वाटर में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन बदलती हुई दिखाई देगी। लाइट की रिफ्रैक्शन जो है वो पेंसिल हमें दूसरी तरफ इमेज बना के दिखा, पेंसिल की इमेज हमें दूसरी तरफ बनी हुई दिखेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ये बहुत आसान है, आप इसको पढ़ना। आपको अगर कोई क्वेश्चन भी आएगा तो गिव रीज़न की फॉर्म में आएगा। गिव रीज़न की फॉर्म में आपको बस यही समझाना है कि ये जो फिनोमिना है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। अब रोने का टाइम आ गया क्योंकि न्यूमेरिकल शुरू हो गए। न्यूमेरिकल में आपको बिल्कुल आसान यही ध्यान रखना है, जो ऊपर तुमने सारे टॉपिक पढ़े हैं अगर वो तुमने अच्छे से समझे हैं तो तुम्हें न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। देखो तुम्हें मैंने पहले ही बताया था, जो फॉर्मूला है अगर वो तीन चीज़ें उसमें गिवन है तो तीनों में से दो आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, एक तुम्हें निकालनी होती है, ठीक है। अब उसने तुम्हें ऑलरेडी क्या दे दिया कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 होता है। 1.5 मतलब तुम्हें n की वैल्यू दे दी कितनी? 1.5। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर जो लाइट की स्पीड एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मतलब c तुम्हें दे दिया। तो अब तुम्हें उसने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालो मीडियम के अंदर। जो भी मीडियम, जिस भी गिवन मीडियम में ये सब कुछ हो रहा है उसकी क्या निकालो? वेलोसिटी निकालो। इसका मतलब ग्लास के अंदर लाइट की क्या स्पीड होगी? दो ही तो मीडियम दे रखे हैं, एक तो वैक्यूम दूसरा ग्लास। तो ग्लास की तो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, निकालना क्या है? तुम्हें v निकालना है। तो फॉर्मूला होता है n = c/v। v तुम्हें निकालना है तो c/n हो जाएगा। तुमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी, तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्पीड यहाँ पे 10⁸ आएगा, जो नहीं लगा हुआ यहाँ पे 8 लगा देना। अगला देखिए क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो ऊपर क्वेश्चन किया है उसका जस्ट ऑपोजिट, उसने लाइट की स्पीड दे दी ग्लास के अंदर कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। देखो 1.5 ही आ रहा ना, ऊपर तुम्हें दे भी रखा था 1.5। तो तुम्हें पता है c कितना होता है? 3 × 10⁸, और जो तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है ग्लास के अंदर वो तुम्हें दे रखी है 2 × 10⁸, 3/2 बचा, इनको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा? 1.5, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है तुम्हें? इफ एक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये बहुत आसान है, सिर्फ इसमें आपको यहाँ पे वेलोसिटीज़ या स्पीड्स कुछ नहीं दे रखा, सबका सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दे रखा है, ठीक है। किसका? वाटर का दे रखा है, ग्लास का दे रखा है अलग अलग, और तुम्हें निकालना क्या है? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। याद आ रही है ये चीज़? अच्छा, अब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो दोनों को क्या कर दोगे? दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, इसका मतलब वाटर को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9/8। कोई भी यूनिट नहीं होगा इसका, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने आज इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल तक कर लिया। इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय।